नहीं आ रही है, प्लीज एक बार बताओ। अर्चित सेज की वॉइस क्लियर नहीं है। इको क्यों हो रहा है बच्चे? तनीषा को वॉइस क्लियर है। काव्यांश आपको वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है। अर्चित फिर एक बार आप अपना नेट चेक कर लो बच्चे। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे लेट ओरिजिनल सैलरी उसकी जो थी, लेट द ओरिजिनल सैलरी इज रुपीज एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज उसकी ओरिजिनल सैलरी थी। तो एक्स रुपीज में 10% ऑफ एक्स इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि ऐड हुआ, जिसके बाद में क्या बनी उसकी न्यू सैलरी, विच इज 1,54,000। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी में 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी ऐड हुआ, जिसकी वजह से उसकी नई सैलरी ये हो गई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 154,000 या 1,54,000। उस इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो आंसर आएगा 11x/10 इक्वल्स टू 154,000। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 154,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/11। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जार 11, 11 4 जार। तो आंसर क्या आया? 1,40,000। इसका मतलब उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी? 1,40,000। 1,40,000 का अगर आप 10% देखोगे तो कितना आएगा? 14,000। जब आप इसमें 14,000 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1,54,000, जो इसकी नई सैलरी है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सो इस तरह से आप कर सकते हो, एक्स कंसीडर करके करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जो भी चीज आपको नहीं दी है उसको एक्स कंसीडर कर लो एंड देन सॉल्व इट। हमने पहले ओरिजिनल सैलरी को कंसीडर किया कि उसकी ओरिजिनल सैलरी एक्स है। एक्स में हमने 10% ऑफ एक्स ऐड कर दिया क्योंकि ये उसको इंक्रीमेंट मिला है। और दोनों को मिला के जो आंसर आता है वो किसके इक्वल होना चाहिए? न्यू सैलरी के इक्वल। तो उसमें हमने न्यू सैलरी पुट कर दी और इसको फिर सॉल्व कर दिया सिंपल तरीके से, जैसे इक्वेशन होती है। सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी लीनियर इक्वेशन की प्रैक्टिस खुद ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक बार ध्यान से देख लो और अगर किसी को डाउट है तो प्लीज डू आस्क। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर बताना। अ मैन गॉट 20% increase in his
सैलरी। इफ हिज न्यू सैलरी इज, लेट मी सी, 36,000, then find his original salary। चलो इसका आंसर बताओ आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से सॉल्व करके। नो कैलकुलेटर्स, खुद से सॉल्व करना है। यस कशिका, करेक्ट। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सॉरी, देयर इज सम फंक्शन गोइंग ऑन इन माय नेबरहुड, तो आपको थोड़ी म्यूजिक की आवाज आ रही होगी, बट रोका नहीं जा सकता। सो मैनेज विद दैट। एनीवेज, और किस किस का आंसर आया जल्दी जल्दी बताइए। इतना मुश्किल नहीं है। यस काव्यांश, करेक्ट। एंजॉय द म्यूजिक एज वेल, अगर आ रहा है आप तक तो। ऋतिक, बच्चे 1,010 रुपए से सीधे 36,000 सैलरी हो जाएगी? हाँ, 1,010 रुपए से 36,000। क्वेश्चन देखो जो स्क्रीन पर है, मैं 1,000 रुपीज का नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी समझाया था, सेम क्वेश्चन था। सिर्फ मैंने डिजिट्स चेंज करी हैं। अगर इसको भी नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपको समझ नहीं आया। यस अर्चित, करेक्ट। तनीषा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं ये तो। एग्जाम में फिर क्या करोगे अगर इसमें इतना टाइम लगा दोगे तो।
करो करो जल्दी, ऋतिक जल्दी से आंसर करेक्ट बताओ। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हो सकता है किसी किसी की बुक में अलग अलग हो, मींस इसमें ना हो, परसेंटेज के साथ में ना हो, बट एज पर एनसीईआरटी प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज दोनों एक ही चैप्टर के पार्ट, ठीक है, तो हम दोनों ही करेंगे। अगेन आपको अपनी बुक के क्वेश्चंस भी करवाने हैं तो यू कैन सेंड मी योर पीडीएफ्स या फिर वो क्वेश्चंस जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके काव्यांश। यस इंटरेस्ट एज वेल बच्चे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस सभी इसी के ही पार्ट है, परसेंटेज के ही पार्ट है एक्चुअली। चलो जिस जिस से नहीं हुआ है मैं बता देता हूँ। हमने ओरिजिनल सैलरी मान ली एक्स, इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट का मतलब होता है जो ऐड हो रहा है उसकी पुरानी सैलरी में, कितना हुआ 20% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, और ये दोनों मिला के न्यू सैलरी बना रहे हैं विच इज 36,000। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x+1/5x इक्वल्स टू 36,000। दोनों को ऐड किया, सॉरी ये x नहीं आएगा यहाँ, 5x+x इक्वल्स टू 36,000 और 6x इक्वल्स टू 36,000 इंटू 5, और 6 भी इधर आ जाएगा तो कैंसिल होके आया 6,000 इंटू 5 डेट इज 30,000, यानी कि उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी, 30,000 रुपीज थी। सॉरी फॉर राइटिंग, राइटिंग थोड़ी सी आपको हो सकता है गंदी लगे मेरी, बट मेरी राइटिंग ऐसी है। तो 30,000 रुपीज की सैलरी थी उनकी स्टार्टिंग में, जो कि बढ़कर 20% के इंक्रीमेंट के बाद में 36,000 हो गई। नाउ लेट्स मूव टू थोड़ा सा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर ही आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। देखो, एक तो एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो चाहो तो, बहुत काम आएगा आपके जब भी आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज इंक्रीज्ड इक्वल्स टू, अगर आपको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ निकालना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। मीन्स इसका ये हुआ, सपोज करो मैंने आपको बोला यही सैलरी वाले क्वेश्चन में कि मेरी सैलरी पहले 30,000 थी, अब वो 36,000 हो गई, ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज जो है वो कितना परसेंट हुआ, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कितनी इंक्रीज हुई है, देखो मेरी सैलरी 6,000 और पहले कितनी सैलरी थी 30,000 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 20%, डेट्स इट। ठीक है, तो इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। डिक्रीज में यहाँ पर बस डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू ही रहेगी। ये सिंपल वही परसेंटेज का ही फॉर्मूला है। तो जब भी आपको कुछ इंक्रीमेंट निकालना है या डिक्रीमेंट निकालना है परसेंटेज में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसी का यूज करके अब आप मुझे ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत केयरफुली प्लीज, डू नॉट लुक फॉर द बुक, बुक में से भी नहीं देखना है, कहीं से नहीं देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और अगर इससे नहीं करना चाहते हो, आप अपने मेथड से करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू डैट, क्योंकि इसमें परसेंटेज में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो जिस जैसा आपको टीचर ने बताया हो। इसका आंसर मुझे आप जल्दी जल्दी बताओ कि क्या होगा क्वेश्चन का। संडे को 845 पीपल गए जू में, और मंडे को ओनली 169 पीपल गए जू में, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ जिन्होंने मंडे को जू विजिट किया
वो कितना परसेंट डिक्रीज्ड वैल्यू थी, वो आपको बतानी है। डिक्रीज्ड वैल्यू यानी कि हाँ, दोनों का डिफरेंस बच्चे का ब्याज। डिक्रीज्ड वैल्यू आएगी ऊपर न्यूमरेटर में, और डिक्रीज्ड वैल्यू का मतलब है दोनों का डिफरेंस। जो पहले वैल्यू थी और जो अब वैल्यू है उनका डिफरेंस, मींस माइनस करके लिखना है, ठीक है। नो तनिषा। नो अर्चित। नो ऋतिक। अर्चित मतलब आई डोंट नो, अगर आंसर करेक्ट है हो भी सकता है। लेट मी सी। बट ऋतिक इतना तो नहीं है बच्चे, 677 6 कैसे हो जाएगा? नहीं, ओरिजिनल बच्चे जितना पहले था, ओरिजिनल में वही लगाना है। ओरिजिनल मीन्स जो पहले दिन गए थे, 845। इंक्रीज्ड वैल्यू में या डिक्रीज्ड वैल्यू में हम दोनों का डिफरेंस डालते हैं, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू में पहली वाली वैल्यू जो होगी ओरिजिनल वैल्यू वो डालते हैं, वो पुट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ बोथ वैल्यूज, कि मंडे को कितने गए पीपल वेंट ऑन संडे। चलो देखते हैं। ओके, कशिका एंड अर्चित का एक जैसा आंसर है, होपिंग की सही होगा। पीपल वेंट ऑन संडे, संडे को कितने गए? 845। पीपल वेंट ऑन मंडे, मंडे को कितने गए? 169। तो ऑब्वियसली कम हुए हैं। कम हुए तो मतलब कितना, कितने कम हुए हैं? पीपल डिक्रीज्ड जो हुए, डिक्रीज्ड कितने हुए? 845 माइनस 169, दैट गिव्स अस 677, 676। ओके, 15 माइनस 9 6, 13 माइनस 6 9, 13 माइनस 6 9, नो सॉरी। हाँ बच्चे, बोलो बोलो, बोलते जाओ। ओके, 676 आंसर नहीं होगा बच्चे। देखो, ऐसे अगर प्रॉब्लम होती है तो ऐसे माइनस कर लिया करो कॉलम मेथड से, इससे आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी और गलत भी नहीं होगा। 15 माइनस 9 कितना होता है? 6 होता है। 15 के लिए यहाँ से लिया था, बोरो किया था, तो यहाँ 3 बचा था। तो 13 माइनस 6 कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा था? 7, 7 माइनस 1 6 होता है। ये है हमारी डिक्रीज वैल्यू, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? परसेंटेज पूछिए, कितना परसेंट। तो परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज्ड?
यहाँ पर डिक्रीज हुई है, कम हुए हैं, वो कितने होंगे? 76। जो डिक्रीज हुए पीपल अपॉन ओरिजिनल मीन्स जो संडे को आए थे, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से हो जाएगा। यस, 5 से करेंगे पहले। 5 टूज आर, और 5 वंस आर, 5 सिक्स आर, फिर ये 13 से हो जाएगा। फिर ये अगेन 13 से हो जाएगा। दैट गिव्स अस 80%। तो 80% लोग कम हो गए। संडे को जितने आए थे उससे 80% लोग कम आए मंडे को, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है, मंडे को सबका काम होता है। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज में ध्यान रखना है। काव्यांश तुम्हारा हो गया था सही या नहीं? ये थी डिक्रीज्ड वैल्यू, यहाँ पर हमारा डिक्रीज हुआ था, तो डिक्रीज्ड वैल्यू समझ आ गया अब कैसे करना था। ऊपर डिक्रीज्ड वैल्यू मींस दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और नीचे ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो पहले थी, और मल्टीप्लाइड बाय 100। इंक्रीज में भी यही करोगे और डिक्रीज में भी यही करोगे। जब भी इंक्रीज परसेंट निकालना है या डिक्रीज परसेंट निकालना है, सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, चलो। ओके तनिषा। हाँ, तो सपोज करो मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, और मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी कुछ सैलरी है, मेरी आई हैड सम सैलरी, लेकिन एक दिन ऑफिस में लेट जाने की वजह से मेरी एक दिन की सैलरी या कुछ सैलरी में से डिडक्ट कर दिया गया। कितना डिडक्ट किया गया? 20% डिडक्ट कर दिया गया। 20% डिडक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अगर मेरी सैलरी जो मुझे डिडक्ट होकर मिली वो 1600 रुपीज है, तो मेरी टोटल सैलरी कितनी है? व्हाट इज टोटल सैलरी? जो ओरिजिनल सैलरी है वो मेरी कितनी होगी? डिडक्ट होने के बाद मुझे कितनी मिली? 1600 मिली। तो मेरी ओरिजिनल सैलरी क्या है? इसका भी आंसर दो चलो। एक्स से भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है आप कोई फॉर्मूला यूज करो। किस किस को म्यूजिक की आवाज ज्यादा ज्यादा आ रही है? एक्चुअली मैं आज इंस्टीट्यूट से क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पर सामने कोई फंक्शन हो रहा है, तीज महोत्सव और समथिंग। ओके, चलो अच्छी बात है अगर नहीं आ रही है तो। बट मुझे बहुत आ रही है। चलो दैट्स गुड कि आप लोगों को नहीं आ रही, मुझे बहुत आ रही है बट एनीवेज। इसको लिख लो, क्वेश्चन को करके दिखाना। लेट्स डिस्कस अबाउट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, एंड प्राइस आफ्टर टैक्सेस। ये अलग है वैसे। चलो अब बताओ आप मुझे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस हम किसे बोलते हैं? किसी को पता है?
आप सभी मार्केट जाते हो, चीजें खरीदते हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ओके कशिका। ठीक है, सिंपल सी टर्म में, हमने कोई चीज अगर खरीदी है तो वो हमें जितने की भी पड़ी, वो उसकी, नो, एक्चुअल कॉस्ट नहीं बच्चे, जितने की हमें पड़ी। ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब तो ये होता है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कुछ थी, लेकिन हमें वो जितने में मिली। सपोज करो आप एक मार्केट में गए, सदर बाजार टाइप मार्केट में, और उस मार्केट में कुछ प्रोडक्ट था ₹100 का, जिसकी एक्चुअल प्राइस ₹100 थी। ठीक है। लेकिन वो आपको, हाँ, वो आपको मिली ₹90 में। एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि वो ₹100 उसने लिखी हो बट ₹90 ही हो, या और भी कम हो। तो हमें लेकिन जितने रुपीज में वो चीज मिलेगी हमारे लिए, वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। जितने रुपए की हमें मिलेगी वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, या जितने रुपए की दुकानदार को मिली है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। अगर किसी चीज की रीसेल हो रही है, सपोज करो एक पर्सन ये है, फिर दूसरा पर्सन ये है। फाइन, देयर आर टू पर्सन। लेट मी ड्रॉ थोड़ा सा नीटली। एक ये है पर्सन, और एक है ये है पर्सन। इस पर्सन ने आपको कोई चीज बेची है। फाइन। तो इस पर्सन के लिए वो सेलिंग प्राइस होगा, जितने में उसने आपको ये दी है। और जितने में आपने खरीदी है, या इस पर्सन को वो चीज जितने में मिली होगी, वो इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। इस पर्सन ने किसी से वो चीज खरीदी थी, वो इसका कॉस्ट प्राइस है, और इस पर्सन ने फिर आपको बेच दी, तो वो इसका सेलिंग प्राइस होगा। सपोज करो ₹50 की इसने खरीदी थी, तो इसका ₹50 कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन उसने ₹75 में आपको बेच दी, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 75% हो गया आपके लिए। और आपको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ₹75 होगा, क्योंकि आपको ये कितने की पड़ी? ₹75 की। तो हम जितने में खरीदते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन जितने में उस किसी और ने वो हमें बेची है, वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में यही डिफरेंस होता है। अब दोनों में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। डेट डिपेंड्स कि कई बार ऐसा होता है सामान खराब होने लगता है तो उसे कम पैसों में बेच देते हैं, कि टोटल लॉस होने से अच्छा है कि थोड़ा लॉस उठा लो, 1-2 रुपए कम बेच दो। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आउटडेटेड सामान हो जाता है तो उसको डिस्काउंट में बेचा जाता है, कि उसकी, सपोज करो कोई पैकेट है, उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो उसको जल्दी जल्दी बेचने के लिए उसको डिस्काउंट पे रख दिया जाता है, 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। आप जब भी डिस्काउंट वगैरह देखते हो, तो वो मोस्टली उन चीजों पर ही होता है जो आउटडेटेड होती हैं या होने वाली होती हैं, जिनका कुछ काम नहीं है। आपने एंड ऑफ सीजन सेल देखी होगी, जब सर्दियों का सीजन जा रहा होता है तब सर्दियों के कपड़ों पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने लग जाता है। एंड ऑफ सीजन सेल बोलते हैं उसको, क्योंकि गर्मियों में कौन पहनेगा, कौन खरीदेगा, तो उनको रखना पड़ेगा 1 साल तक के लिए, जिसमें वो खराब भी हो सकते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी। ऐसे ही सर्दियां जब स्टार्ट होती हैं तो गर्मियों के कपड़ों पे बहुत ज्यादा सेल लग जाती है ना। तो उनको डिस्काउंट पे बेचा जाता है। फिर डिस्काउंटेड प्राइस जो होता है वो एक तरह से थोड़ा लॉस ही, लॉस एक्चुअली दुकानदार के लिए नहीं होता है, लेकिन उस सेंस में लॉस होता है कि वो एक्चुअल में जितने का जाना चाहिए था उतने का नहीं जा रहा है। मीन्स सपोज करो उसने एक चीज खरीदी, शॉपकीपर ने एक चीज खरीदी जिसका टैग प्राइस था, जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं। टैग पर जो लिखा होता है उसे मार्क प्राइस बोलते हैं। टैग आप देखते हो ना, कपड़े वगैरह पर लगे होते हैं, देखे हैं सबने टैग? बताइए बताइए। टैग तो देखते हो, मोस्टली सबसे पहले हम टैग ही देखते हैं, ये कितने का है, डिजाइन देखने के बाद में, है ना। तो जो टैग होता है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। अब वो चीजें ज्यादा बिके तो उस पर कई बार दुकानदार डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट में हमेशा पैसे बढ़ते हैं या घटते हैं, बताइए?
डिस्काउंट देने पर पैसे इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं? यस, लॉस हो जाता है एक तरह से, कम होते हैं। तो 100 रुपीज उस पर मार्क्ड है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि 100 रुपीज की ये दुकानदार ने खरीदी है। नो, इसकी कॉस्ट प्राइस कुछ और होगी, दुकानदार ने इसको शायद खरीदा होगा 20 रुपीज में ही। जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो है 20 रुपीज, मार्क प्राइस है उसका 100 रुपीज, और उसने उस पर डिस्काउंट दे दिया, सपोज करो 10% का डिस्काउंट है, 10% का ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, ठीक है। जो भी टैग पर लिखा होगा उसका ही डिस्काउंट, उसके ऊपर ही डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो 100 रुपीज का 10% डिस्काउंट काटने के बाद में जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना? 100 रुपए में से 10 रुपए गए, कितने रुपए बचे? 90 रुपए। 90 रुपीज का वो बेचेगा, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो देखो दुकानदार को कॉस्ट कितने की पड़ी? 20 रुपीज की। मार्क प्राइस था 100 रुपीज, 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद उसने बेचा 90 रुपए का, तब भी उसको कितना फायदा हो रहा है? डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना फायदा हो रहा है? और मोस्टली यही होता है, जो चीज आपको 1000 रुपीज की दिखाई जाती है मार्क प्राइस पे, वो एक्चुअली 200 या 300 रुपए की होती है। हार्डली फाइव, उसके 50% से कम की ही होती है। तो बहुत ज्यादा मार्जिन होता है शॉपकीपर्स के लिए। तभी तभी आपने देखा है कि किसी किसी चीज पे 90% का डिस्काउंट भी होता है। कोई कोई कहते हैं कि एक खरीदो उसके साथ में दो फ्री में ले जाओ। देखा है, बाय वन गेट थ्री या बाय वन गेट वन। तो कैसे दे देते हैं? वो फ्री में थोड़ी देते हैं, ऑब्वियसली वो अपना नुकसान नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनकी कॉस्ट प्राइस बहुत कम होती है, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे भी कम होती है। जिसकी वजह से उनको हर केस में फायदा ही होता है। चाहे वो एक के साथ एक दे, एक के साथ तीन दे, डजेंट मैटर। उसमें वो क्या करते हैं, जब एक के साथ तीन देते हैं, तीन आर्टिकल रख दिए, और वो कहते हैं कि एक के साथ तीन तो मिलेंगे, मतलब एक लोगे तो तीन मिलेंगे, लेकिन कॉस्ट किसकी मानी जाएगी? जिसका मार्क प्राइस सबसे हाई होगा, हाईएस्ट मार्क प्राइस। तो हाईएस्ट मार्क प्राइस पे ये 1000 रुपीज का लिखा है, ये 800 का है, ये 1200 का लिखा है। तो वो 1200 वाला ही काउंट करेंगे कि 1200 में आपको तीनों मिल जाएंगे। 25% प्लस 25%, यस ऐसा भी होता है। मैं सिंपलर वे में बता देता हूँ। कई दुकानदार ऐसे लिखते हैं, 50% प्लस 50% का डिस्काउंट, है ना। इसका मतलब 100% डिस्काउंट नहीं होता है कि आप अंदर जाओ और लेके आ जाओ फ्री में। नो, 50% प्लस 50% का मतलब है, सपोज करो कोई आर्टिकल 1000 रुपीज का है, तो पहले इस पे वो 50% का डिस्काउंट लगाएंगे, तो कितने रुपीज का होगा? 500 का हो जाएगा, ठीक है, 500 का। फिर इस 500 पे 50% का डिस्काउंट लगाएंगे, तो ये कितने का हो जाएगा? 250 रुपीज का। तो एक्चुअली में आपको 250 रुपीज का वो प्रोडक्ट मिलेगा। 50% प्लस 50% 100% नहीं होता, 50% प्लस 50% होता है 75% एक्चुअली में, ठीक है। तभी वो अलग अलग लिखते हैं कि पहले 50% होगा, उसके बाद में जो बचेगा उस पे फिर 50% लगाया जाएगा। वरना वो डायरेक्ट ना लिखते हैं 100% डिस्काउंट। नो, ऐसा नहीं लिखेंगे वो कभी भी, बीच में प्लस का साइन जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पहले कॉस्ट पर 50% लगाएंगे, फिर उसके बाद जो प्राइस आएगा उस पर फिर से 50% लगाएंगे। दैट्स वाई 50% प्लस 50% या 25% प्लस 25% 50% से कम होगा या 100% से कम होगा। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिससे कि आप खींचे चले जाओ यही सोच के कि अरे ये तो बहुत कम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम 1000 रुपीज पर 50 प्लस 50 नहीं अप्लाई कर रहे हैं। इस पर हमने 50 प्लस 50 नहीं अप्लाई किया। पहले हमने 50 अप्लाई करा, फिर जो बचा 500, फिर उस पर 50 अप्लाई करा, जिसकी वजह से जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, एक्चुअल में कुछ और ही होता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूलाज बताऊंगा, कुछ अपने आप ही आप अपनी बुक में देखना, और उसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। फाइन। और कल मैं आपका एक पहले एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, उसका जो चैप्टर हुआ है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, उसके बाद में फिर आपका डिस्क्रिप्टिव वाला, और कल मैं आपके मार्क्स मैथ्स के भी दे दूंगा। फाइन।
किसी को कोई डाउट हो जो आज पढ़ा है थोड़ा सा परसेंटेज का, होना नहीं चाहिए। अगर आप क्वेश्चन अपनी बुक से करोगे तो बिल्कुल